हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। चूंकि लेके आ गए हैं साइंस का स्पेशल क्लास, तो चलिए जानेंगे पहले प्रश्न को। और हाँ, लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। हृदय की धड़कन को निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसकी धड़कन को पूछा जा रहा है? तो हृदय की धड़कन को। ऑप्शन एक में आपको देखिए थायरॉक्सिन है, 2 में एड्रेनल है, 3 में एस्ट्रोजोन है और 4 में कैल्सीटोनिन है। तो अगर हम हृदय की धड़कन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा एक थायरॉक्सिन हो जाएगा और दूसरा एड्रेनल हो जाएगा। ठीक, यानी कि 3 और 4 नहीं होगा। तो पहले इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हो गई इसके आंसर की बात। साथ ही साथ अब चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से सब पे। जब बात आई है किसकी? थायरॉक्सिन की, थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये एक प्रश्न बन जाता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगर वही बात करें, क्या था? एड्रीनल। एड्रीनल को ही और क्या लिख दिया जाता है? एड्रेनालिन भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसकी बात करें तो ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। तो इसका तो नाम में ही आंसर आपको छुपा हुआ है। यहाँ भी देखिए थायरो और थायराइड दोनों का ध्यान रह जाएगा। इसी तरह से इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो एड्रेनल ग्रंथि होती है इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन, क्या? तो फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉइंट इसमें बन जाता है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। साथ ही साथ ऑप्शन 3 में क्या था हमारा? ऑप्शन 3 में था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन से क्या ध्यान आपको रखना है? चूंकि जो एस्ट्रोजन है ये क्या था? तो ये मुख्य रूप से महिला प्रजनन अंग और क्या कहता है, यौन विशेषता के विकास से संबंधित हार्मोन था, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। और इसमें बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन की बात करें तो यह भी किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह भी थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायराइड ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। कौन? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यह किसको नियंत्रित करता है? कैल्सीटोनिन। तो कैल्सी से ध्यान रख लीजिएगा कि ये कैल्शियम को, किसको? तो शरीर में कैल्शियम के स्तर को ये नियंत्रित करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो चारों ऑप्शन का देखिए आपको डिफाइन कर दिया गया, क्यू ए आंसर हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं। और जो लोग भी क्लास देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, सही कोड चुने। कहने का मतलब है कि सही मिलान चुनिए। एक तरफ आपको आविष्कार दिया हुआ है और साथ ही साथ दूसरे में आपको आविष्कारक को देख लेना है। एक में क्या है? विषाणु। तो आपको कई बार बताए हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि विषाणु की खोज किसने की, तो किसने की है? तो ये किया है इवानोवास्की ने। किसने? तो इवानोवास्की ने किया है। तो देखिए इवानोवास्की कहाँ मौजूद है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ए का मिलान करना था, तो ये हो जाएगा 2 नंबर से संबंधित। यहाँ लिख भी देते हैं कि ये का हो जाएगा 2 नंबर। वहीं बी में है हृदय प्रत्यारोपण। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे आविष्कारक से? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड से। किससे? तो हृदय प्रत्यारोपण की बात आई है। हृदय प्रत्यारोपण आप भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो कौन संबंधित हो जाएंगे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड इससे संबंधित हो जाएंगे।
आगे देख लेते हैं किसका पूछा जा रहा है, प्राकृतिक चयन का आविष्कारक। तो प्राकृतिक चयन की अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चयन की अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन जी हो जाएंगे। तो सी का क्या, बी का क्या हो गया, बी का हुआ आपका 1 नंबर, वहीं सी का मिलान करना रहेगा तो सी का हो गया 4 नंबर। लास्ट बात करेंगे पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत की, तो इससे कौन संबंधित हो जाएंगे, तो इससे संबंधित हो जाएंगे अर्नस्ट हैकेल, यानी डी का चारा। चारों का चारों आप क्या कर लीजिएगा, खुद से नोट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि बार बार पूछता है। एक यहाँ पर और ध्यान आ रहा है क्या, इंसुलिन का खोजकर्ता बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कौन था खोजकर्ता, तो बेंटिंग था इसका खोजकर्ता। एक और ध्यान रख सकते हैं, पूछ लेता है जंपिंग जीन का खोजकर्ता, जंपिंग जीन का खोजकर्ता या आविष्कारक की बात आएगी तो बारबरा मैक्लिटाग, बारबरा मैक्लिटाग इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। और ये सब पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है। ठीक, चलिए साइंस के तीसरे प्रश्न को देखेंगे और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर आपको क्या करना है, चुन लेना है। पहला सेंटेंस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की गर्मी को रोक लिया जाता है और उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ये बात क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो एक देखिए कहाँ कहाँ मौजूद है, ए में है और सी में है, यहाँ बी में दिया है केवल 2, तो ये ऑप्शन तो हो गया कट। आगे की अगर और उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है तो यहाँ तो 1 नंबर सही हमें मिल गया, तो ये आंसर भी नहीं होगा, यानी ए या बी में से कोई आंसर होगा। दूसरा की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। तो क्या ये सेंटेंस पूरी रूप से सही है, तो नहीं सही है। तो हमारा सही कथन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि केवल एक सही है। दूसरा सेंटेंस क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब बात आई है ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, ये कई बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया जिसको CH4, और क्या हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको क्या हो जाएगा N2O। वही बात करें और किसका बात होगा, तो जलवाष्प यानी H2O। वही बात करेंगे और कौन हो जाएगा इसमें शामिल, ग्रीन हाउस गैस में ओजोन हो जाएगा यानी कि O3। और लास्ट क्या हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, जिसको CFC से सूचित कर देते हैं। ठीक, तो ये सब क्या आ जाता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर देखिए आर्गन लिख दिया था, इसीलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सही था, नाइट्रस ऑक्साइड भी सही था, लेकिन ये आर्गन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है बल्कि एक वायुमंडल का क्या है, अक्रिय गैस है। तो इसलिए ये आंसर सही हुआ। आगे की चर्चा कर लेते हैं। रक्त में अम्लता बढ़ने के कारण हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब रक्त में अम्लता बढ़ जाता है तो उसके कारण होता क्या है कि हृदय गति बढ़ जाती है। क्या होती है, हृदय गति बढ़ जाती है। ठीक, और क्षारीयता यही रहता, तो कि रक्त में अगर क्षारीयता बढ़ जाए, रक्त में क्षारीयता, हमसे अम्लता पूछा गया था, तो अगर क्षारीयता बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हृदय गति कम हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, अधिक के साथ ही साथ कम भी ध्यान रख लेना। और क्या प्रश्न यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में बन सकता है, आपसे पूछ सकता है क्या कि रक्त में
अम्लता बढ़ने की स्थिति को क्या कहा जाता है? बढ़ने की जो स्थिति है उसको क्या कहा जाता है पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, उसको एसिडोडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडो, चूंकि एसिड अम्ल क्या होता है, एसिड को कहते हैं, तो एसिडोसिस ये कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। वहीं अगर बात करें कि अगर रक्त में अम्लता बढ़ेगा तो यहाँ पर तो हम एक ही केस का आंसर जाने ना, और क्या क्या बन सकता है। तो एक हुआ कि बढ़ने का स्थिति क्या कहलाता है। वही अगर रक्त में अम्लता बढ़ता है तो शरीर का जो प्राथमिक प्रतिक्रिया है उसमें क्या आ जाता है, ये भी आपसे पूछ देता है। प्राथमिक प्रतिक्रिया में एक जो मेन है वो क्या हो जाएगा, तो श्वसन दर में वृद्धि हो जाएगा। श्वसन दर में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि रक्त में पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है, तब ध्यान रखना है गुर्दा महत्वपूर्ण है। कौन हो जाएगा? गुर्दा, यानी कि किडनी की बात हो रही है जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक एक नंबर प्रश्न आपको एक ही क्वेश्चन से किस तरह और भी बन जाते हैं। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे, और सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो पूरा क्लास जरूर देखें, बार बार आप लोग को बोलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? लिनियस को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कैरोलस लिनियस जिन पूरा नाम। वही बात करें जो ये बुक है जिसमें इन्होंने वर्गीकरण किया है, उस बुक का नाम पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमा नेचुरे नाम के पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया है, प्रकाशित किया है। तो ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है। उसी तरह से चलिए जीव विज्ञान का कुछ प्रमुख जनक का नाम जान लेते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछ लेता है आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक, तब कौन हो जाएगा? तो मेंडल हो जाएगा। कौन? मेंडल पूछा जाता है ये सब। उसी तरह से पूछ देता है आपसे जीवाणु विज्ञान का जनक, ये सब साइंस के महत्वपूर्ण जनक में से आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे। और क्या पूछ सकता है आपसे? पूछ लेता है टीकाकरण का जनक, तो एडवर्ड जेनर, ये सब मिलान के रूप में भी आपसे पूछ सकता है, कथन के रूप में भी, डायरेक्ट रूप में भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि क्या कहता है, और क्या पूछ लेता है आपसे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हो जाएंगे? तो रामदेव मिश्रा। ये सब हिट क्वेश्चन में से आते हैं, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। आगे की चर्चा कर लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें 3 सही होगा और 1 होगा जो गलत दिया हुआ, और वही हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए है रेशम कीट पालन, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा कौन सा? आपको पता होना चाहिए कि रेशम उत्पादन किससे संबंधित होता है, तो वो सेरीकल्चर से ही संबंधित होता है। तो ये तो सही दिया हुआ है। दूसरा बात करें तो मधुमक्खी पालन, जो कि एपीकल्चर से संबंधित होता है, तो ये शाखा भी सही दिया हुआ है। तीसरा है कीटों का अध्ययन कौन सा लॉजी हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये एंटोमोलॉजी होता है। हम आपको पूरा डिटेल में ये पढ़ा भी चुके हैं टॉपिक, तो ये भी सही है। लास्ट है डी, शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी, तो क्या ये सही दिया हुआ है? तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी नहीं तो फिर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा फाइकोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। और वही माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। तो यही से ये क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ और साइंस का लॉजी जानते हैं जो एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे जानिए, अगर आपसे पूछे कि क्या कहता है, हाँ अभी किसका चर्चा आया था? विषाणु का। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि घास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। लॉजिक से एक प्रश्न आपको मिल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या आपसे पूछ सकता है? किसका ध्यान रख सकते हैं? अगर आपसे पूछे किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। कौन लॉजी? तो नेफ्रोलॉजी। मिलान के रूप में दे दिया तो समझिए 4 के रूप में देगा। तो आपको पहले याद होना चाहिए ना। आपको कई बार हम कल्चर भी पढ़ा चुके हैं, जैसे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एक और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जब बात आएगी तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? तो बागवानी से संबंधित हो जाएगा, बागवानी से। ओलेरिकल्चर की बात आएगी तो ओलेरिकल्चर तब किससे संबंधित हो जाएगा? सब्जी से। तो लॉजी और कल्चर दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये सब तो आप आसान रूप से याद भी रख सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देख लिया जाए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड के रूप में किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। ऑप्शन 1 है कैडमियम, बिल्कुल इसका किया जाता है। भारी पानी, इसका नहीं किया जाता है। 3 में है बोरॉन, इसका किया जाता है। 4 में है ग्रेफाइट, इसका नहीं किया जाता। तो यानी कौन कौन हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले तो इसका राइट आंसर। कई बार पूछता है प्रश्न परमाणु रिएक्टर वाला कि नियंत्रण रॉड के रूप में, तो कैडमियम, बोरॉन। रॉड की जगह अगर छड़ भी रहे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, रॉड का हिंदी अर्थ छड़ ही हो जाता है, ठीक। वहीं पूछता मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में कौन हो जाएगा यहाँ पे? भारी जल, जो कि भारी पानी ऑप्शन में दिया हुआ ही था। भारी जल को D2 के रूप में जाना जाता है, ठीक। और भारी जल के मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है। किसका? तो ग्रेफाइट का। ऑप्शन में सारा आपको क्या था? मौजूद ही था। अगर आपसे पूछे रिएक्टर का ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? रिएक्टर का ईंधन पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा ये यूरेनियम को। किसको? यूरेनियम को। और कौन हो जाता है? प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम को, दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिसको रिएक्टर का ईंधन के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर की जब बात आई है, नाभिकीय रिएक्टर, तो इसका निर्देशन किसने किया था? निर्देशन तो किसने किया था? प्रोफेसर कर्मी ने। किसने? तो प्रोफेसर कर्मी ने। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी आप लोग के लिए ही लगाई जाती है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर भी आप लोग कर दिया करें। कमेंट के ऑप्शन में जाइए, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट भी करिए, और साथ ही साथ कोई प्रश्न हो वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ क्लास को हाइप भी कर दिया कीजिए, चूँकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत से जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, NCERT बेस्ड GK GS का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए। आपको क्वेश्चन का आप खुद देखिए कि सॉल्यूशन कितना डिटेलिंग से आपको दिया जाता है, एक प्रश्न से कितनी सारी जानकारी आपको दी जाती है। 8 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सौर ज्वालाओं से प्रभावित होते हैं? अब यहाँ टर्म क्या यूज हुआ है? सौर ज्वालाओं।
तो ये क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के तीव्र विस्फोट होते हैं। ठीक, तो उसमें आपको पता है कौन कौन आ जाएगा, उपग्रह भी प्रभावित, अंतरिक्ष यान भी, विद्युत पावर ग्रिड भी, नेविगेशन सिग्नल भी और रेडियो संचार भी, यानी ये पांचों ऑप्शन इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ये सौर ज्वालाएं हैं, ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के क्या होते हैं, तीव्र विस्फोट होते हैं। और ये जो विस्फोट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण हो गया, प्रोटॉन और भारी कणों को क्या करता है, अंतरिक्ष में भेजता है। तो ये सब सारा प्रणाली को ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न में ऐसा था ही नहीं, अगर आपको पता है तो आप आंसर तुरंत कर दीजिएगा। आगे की प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए में दिया है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो क्या ये बात सही दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका राइट आंसर। चूंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि दूर की वस्तु नहीं बल्कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, वहीं अगर बात करें दूसरा था कि दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया हुआ था, हमसे सही नहीं पूछा गया है। तीसरा है रेटिना की तुलना पारंपरिक कैमरे की फिल्म से की जाती है। तो ये भी सही था। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो ये बात भी सही दिया हुआ था। लगे पॉइंट आप यहाँ पर एक चीज और लिखिए कि दूर दृष्टि या दूरदर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होगी। यहाँ तो न्यूनतम दूरी पता है कि 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूरदर्शन की अधिकतम दूरी रहे तो अधिकतम दूरी तब कितना हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अब चलिए बारी बारी से एक बार नजर डाल लेते हैं निकट दृष्टि दोष पर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट कि दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देगा, दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से, पहला पॉइंट पूछता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। उपचार इसका किस लेंस से किया जाता है, ये भी आपसे पूछता है। तो ये अवतल लेंस से, किससे, अवतल कहिए, अपसारी कहिए, देखिए आपको ध्यान देना है जो भी एक एक पॉइंट बताए, या फिर कॉनकेव कहिए, तीनों लेंस एक ही हैं और निकट दृष्टि दोष का उपचार इसी से किया जाता है। आगे की चर्चा करें दूर दृष्टि पर। आइए, दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा आपको कि इसमें निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, मतलब दोनों में अपोजिट ध्यान रख लेना है, इसमें दिखाई नहीं देगा। इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, ये पूछ लेता है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोल लेता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके उपचार की बात करें दूरदृष्टि दोष का, तो ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस, उत्तल कहिए, अभिसारी कहिए, या फिर क्या कहिए, कॉन्वेक्स कहिए। ठीक, तीनों लेंस से किसका होगा, दूरदृष्टि दोष का। तो ये काफ़ी लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान जरूर रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर जरा आप लोग दे दीजिएगा तो, कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और उसका किस लेंस से उपचार करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। आप लोग को इतना अच्छा से बताते हैं तो आप लोग से जो पूछा जाता है वो आप लोग भी बताया कीजिए। 10 नंबर पे चलते हैं, और हाँ लाइक जरूर कर दिया कीजिए। 10 की बात आई, किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये WHO के तहत यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत 45 डेसिबल है। कितना है, 45 डेसिबल। तो ये बात आपको पता होना चाहिए।
वहीं अगर कहता कि सड़क यातायात के लिए, सड़क यातायात के लिए कितना डेसिबल, तो ये माना गया है 53 डेसिबल। डेसिबल को डीबी के रूप में सूचित करते हैं, तो चूंकि ध्वनि को डेसिबल में ही मापा जाता है। वहीं ये बात आपको ध्यान में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मनुष्य के कान पर ध्वनि कितना डेसिबल तक हानिकारक नहीं है, तो 45 डेसिबल तक क्या है, हानिकारक नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें, एक प्रश्न और पूछ लेता है, फुसफुसाहट के लिए कितना डेसिबल। फुसफुसा के जो सब कोई बोलते हैं ना, उनके लिए तो ध्यान दीजिएगा 15 से 20 डेसिबल हो जाता है। और साधारण बातचीत जो करते हैं हम लोग, साधारण बातचीत, तो वो कितना डेसिबल, तो 30 से 40 डेसिबल। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की चर्चा करेंगे, जो होगा 11 नंबर प्रश्न। और आप खुद देखिए प्रश्नों का लेवल और सॉल्यूशन, उसके बाद ही आप लोग को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब किया कीजिए। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। बेमेल हमें चुनना है, यानी फिर से एक ऐसा मिलान होगा जो गलत दिया होगा। यहाँ आपको एक तरफ से क्या दिया हुआ है, इधर धातु है और इधर अयस्क दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। सोडियम का अयस्क क्या होता है, चिली साल्ट पीटर, जो कि सही दिया हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा बात करें टीन का मुख्य अयस्क का, तो क्या होता है, कैसिटेराइट, ये भी सही दिया हुआ है। सी में है कॉपर यानी तांबा का जो होता है मुख्य अयस्क, क्यूपाराइट, ये भी क्या है, सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी है निकल, जिसका निकल नहीं जी, निकल करिए, निकल का क्या हो जाएगा, नाइलराइट, तो ये क्या है, सरासर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा बेमेल जोड़ा। तो निकल का होना क्या चाहिए था, मिलराइट यहाँ पर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मिलराइट। कुछ और धातु की बात कर लें, उसका मुख्य अयस्क का, जैसे आपसे पूछता है यूरेनियम का पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसका खासकर का 2 पिंच ब्लेंड एक हो जाता है, और एक कौन, कार्नोटाइट, ये हो गया। दूसरा बात करें, पूछ लेगा अगर आपसे तो किसका पूछ लेता है, पारा का काफी पूछा जाता है। पारा का मतलब भारा होता है, एकदम भर भर के पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो पारा का सिनेवार हो जाता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे लेड, सीसा का, तो ध्यान रखना है गैलेना। ये सब काफी महत्वपूर्ण धातु है जिसका अयस्क रिपीट होते रहता है। वही बात करें अगर लोहा का पूछेगा तो ये तो एक आपको पहले से पता होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का मुख्य अयस्क में आ जाता है। तो देखिए कितना सारा अयस्क। और सोडियम का चिली साल्ट पीटर होता ही है, साधारण नमक, तो यहाँ पे देख लीजिए, सब एक जगह आपको दे दिया जाता है, तो नोट डाउन कर लिया कीजिए। 12 नंबर पे चलते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है, ये सब प्रश्न समझिए कि फेवरेट प्रश्नों में से है बिहार का कोई एग्जाम का, तो ध्यान रखिएगा। तो ये किसका हो जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, ये आपको पहले से भी पता होगा, ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो एलपीजी लिक्विड, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है जी, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात हुई, जिसमें मुख्यतः बात करें तो क्या हो गया, इथेन, प्रोपेन और क्या कहता है, ब्यूटेन, ये तीनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और अगर हम इसमें बात करें, किसकी बात हो रही है, एलपीजी, हम लोग पहले पता है इसको बचपन में क्या याद रखते थे, ले पूड़ी घसक, बताइए, एलपीजी मतलब पूड़ी लेके घसक दो, तो ले पूड़ी घसक नहीं, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
तो अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है। कुछ विशेषता भी ध्यान रख लेना चाहिए कि दे दे आपको कथन के रूप में, तो आप क्या कर पाइए, सॉल्व कर पाइए। अत्यधिक ज्वलनशील होगा, प्लस रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस। और क्या, गंध रहित गैस, गंध रहित गैस। अब गंध से याद आया एक प्रश्न यहाँ पर जो आपसे ये पूछ लेता है कि गंध के लिए इसमें कौन सा, मतलब क्या होता है, गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इथाइल मरकेप्टन, इथाइल मरकेप्टन। क्यों मिलाया जाता है, ताकि गैस रिसाव का पता चल सके और जो भी आगे दुर्घटना होने वाला हो उससे हम बच सके। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा। आगे की चर्चा करते हैं। दांतों का इनामेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ये बात आपको पूछ रहा है। तो कई बार पूछा गया है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो इनामेल होता है ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, शरीर का सबसे क्या होता है, कठोर हिस्सा होता है इनामेल। अब दांत की चर्चा आई है तो चलिए दांत पे ही कुछ बात कर लिया जाए कि क्या प्रश्न है। जैसे पूछ लेता है मनुष्य के मुंह में दांत का प्रकार, दांत का प्रकार। तो आपको पता है दांत का प्रकार चार, कितना, तो चार। अब बताइए वो चार कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा ICPM, समझिए इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। ICPM कहने का मतलब हो गया आई से इंसीजर हो जाएगा, इंसीजर यानी कृंतक। वहीं आगे बात करें तो सी से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैनाइन यानी कि रदनक। ठीक, और अगर हम बात करें पी का तो प्रीमोलर, प्रीमोलर जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और लास्ट कौन हो जाएगा एम से, तो सिर्फ हो जाएगा मोलर यानी कि चवर्णक। तो ये चार प्रकार के दांत होते हैं किसमें, मनुष्य में। तो बस यहाँ पर आपको बता दिया गया। आगे की चर्चा कर लेते हैं। और बहुत ही आपको ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण रहता है। बादल और कोहरा किस कोलाइडल घोल के अंतर्गत आते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब पढ़ने का है आपको एनसीईआरटी में। तो ध्यान दीजिएगा ये किसके अंतर्गत आ जाता है, बादल और कोहरा। ये लिक्विड एरोसेल के अंतर्गत आ जाता है, कोहरा, धुआं, ये सब सब। ठीक, और ये कोलाइडल घोल का मिश्रण होता है। इसी कोलाइडल घोल को क्या कह देते हैं, लिक्विड एरोसोल भी कह देते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि कोलाइडल कणों में, कोलाइडल कणों में विलय कणों का आकार क्या होता है, विलय कणों का आकार, विलय कणों का आकार क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। ये डाटा आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आप जब विषमांग विलयन पढ़िएगा ना तो उसमें आपको निलंबन, कोलाइड सब पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, चलिए आगे की बात करेंगे। 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शरीर के किसी भी हिस्से पर मामूली कट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। ये चीज तो आपको पता भी होगा। तो वो हो जाता है फिटकीरी, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, फेरिक क्लोराइड। यहाँ फेरिक ऑक्साइड था, पॉलीस्टाइन फोम था, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि शरीर के किसी भी हिस्से पर छोटे मोटे कट से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है फिटकीरी की बात आई है तो ध्यान दीजिएगा कि इसका उपयोग जो है फिटकीरी का जल शोधन, जल शोधन और क्या कहता है,
चमड़ा के रंगाई में भी किया जाता है, चमड़े की रंगाई में किया जाता है। तो ये उपयोग भी आपको ध्यान में रख लेना है कि किस किस में किया जाता है। साथ ही बात करें तो और क्या ध्यान रख सकते हैं, फिटकिरी में जो है, फिटकिरी की बात आई है तो फिटकिरी की बात करें तो फिटकिरी में एल्युमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और क्या कहता है, फेरिक क्लोराइड की जब बात आई तो यहाँ फिटकिरी था ना, और यहाँ फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में क्या होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा फेरस आयन, फेरस आयन जो होता है धन आयन होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और वो रक्त में ऋणायन कणों के साथ मिलकर रक्त को जमा देता है। ठीक, तो ये फिटकिरी में एल्युमिनियम आयन होता है पॉजिटिव में, और फेरिक क्लोराइड में फेरस आयन होता है। तो दोनों चीज़ें आपको क्या होने, फेरिक आयन होता है जी, और फेरिक क्लोराइड में फेरस, फेरस फेरस लिखिए इसको, फेरिक लिख दिए थे। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। बिजली का बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। बिजली का बल्ब बनाना है तो उसके लिए आपको फ्लिंट कांच, इसका तो फ्लिंट ग्लास का यूज करना होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं फ्लिंट ग्लास का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है, तो कैमरा हुआ, दूरबीन हुआ। अब देखिए कैमरा दूरबीन जब यूज कीजिएगा ना, तो एक प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा कि उसमें किस ग्लास का यूज होता है। तो दूरबीन का जो लेंस होता है, या फिर कैमरा हुआ, बिजली का बल्ब हुआ, ये सब में फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। एक बात ये हो गई। अगर आपसे पूछे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, पायरेक्स ग्लास, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा पायरेक्स ग्लास को पहले तो लिख देगा मृदु ग्लास भी, कौन ग्लास, तो मृदु ग्लास भी, या कांच ग्लास या कांच। और इसका उपयोग की बात करेंगे तो प्रयोगशाला का ये उपकरण है, किसका उपकरण है, तो प्रयोगशाला का उपकरण है, यानी उसमें इसका इस्तेमाल होता है। वहीं सोडा ग्लास है, तो सोडा ग्लास की अगर हम बात करेंगे तो सोडा ग्लास से ध्यान रखिएगा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। और सोडा किस में पीते हैं आप लोग, बोतल में, तो बोतल, ये सब में इसका उपयोग होगा सोडा कांच का। लास्ट है आपका क्या, ऑप्शन डी में क्रूक्स कांच। तो क्रूक्स कांच का होता है धूप चश्मा बनाने में, किसमें बनाने में, तो धूप चश्मा बनाने में इसका उपयोग होता है। एक होता है ध्यान रख सकते पोटास कांच, तो इसका उपयोग किस में होता है, तो बर्तन में, बर्तन बनाने में जी, बर्तन धोने में नहीं, बर्तन बनाने में। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ये सब पूछते रहता है। और धूप चश्मा बोलेगा तब तो आपको क्रूक्स क्लास ध्यान रखना है, क्रूक्स मतलब कांच। अगर पूछे सिर्फ चश्मा बनाने में तब ध्यान आपको क्या रखना है, क्राउन, क्राउन कांच या क्राउन ग्लास, समझे। तो इतना सारा पॉइंट नोट डाउन आपको भी करना है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, और घनत्व जो है बढ़ जाएगा, क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा क्रीम अगर निकाल देंगे तो यानी कि आप एक ऐसा घटक को बाहर निकाल रहे हैं जो पूरे दूध की तुलना में क्या है, कम सघन है, तो इसीलिए घनत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न से और कुछ बनता नहीं है, जो बनता है हम वो बता ही देते हैं। और ये फिर से आ गया है तो आप लोग इसको देखिए, बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, हाइप करिए, सपोर्ट जितना हो सके करिए। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो हैं, चाहे बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो जीके जीएस एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वो धातु कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका सोना, और एक हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा सोना और एक हो जाएगा प्लेटिनम इसमें। तो देखिए एक और चार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वही बात करें, चूंकि सोना और प्लेटिनम है जो क्या है, जंग नहीं खाता ये पूरी तरह से। सोना और प्लेटिनम की अगर हम बात करें, सोना प्लेटिनम, तो ये क्या होता है, पूरी तरह से जंग मुक्त पदार्थ है, जंग मुक्त पदार्थ है। ठीक, यानी कि यह हमेशा चमकता है और अपना प्राकृतिक रंग बरकरार रखता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये, और चांदी तांबा को तो आपको पता है कि काला रंग होने लगता है सल्फर ऑबिक के कारण। लोहा का आपको पता है जंग लग ही जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सोना और प्लेटिनम हो गया। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सबसे क्या कहता है, एक प्रश्न पूछ लेता है आपसे, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, तो कौन हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम पूछ ले आपसे सबसे भारी धातु, तब कौन हो जाएगा, भारी धातु ओस्मियम। पूछता है एक नंबर वाले किसी भी एग्जाम में। अगर पूछे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, तब कौन हो जाता है, लिथियम। कौन हो जाएगा, लिथियम। चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो पहले हमें सत्य खोजना पड़ेगा कि कौन सा सत्य दिया हुआ है। ए बीज गर्म रक्त वाले होते हैं और उनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ए बीज कहने का सेंस हुआ ना पक्षी वर्ग, क्या हो जाएगा, पक्षी वर्ग को ही ए बीज कहा जाता है। तो ये तो क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। साथ ही साथ 4 कक्षीय होते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना है। दूसरा है कि ए बीज का शरीर पंखों से ढका होता है, अग्रपाद संघ पंख के रूप में रूपांतरित होते हैं और पेपड़ों से सांस लेते हैं। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। और ये सब हम आपको कई बार डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं, तो आपको तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए जो रेगुलर क्लास से जुड़े हैं। तीसरा है अधिकांश स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सजीव प्रजक का मतलब क्या हुआ, सजीव प्रजक जो एक वर्ड आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है और बच्चे को जन्म दिया जाता है, अंडा नहीं देता है। ठीक, तो यानी अधिकांश स्तनधारी सजीव परक होते हैं। ऑप्शन डी था सभी मछलियां उभयचर और सरीसृप अंड प्रजक होते हैं। सभी लिख दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूप क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चूंकि अधिकांश मछलियां अंडे देती हैं और कुछ मछलियां हैं जो संजीव प्रजक शरीर के अंदर विकसित होते हैं लेकिन जीवित पैदा होते हैं, मतलब अंडा शरीर के अंदर विकसित होता है। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। और सजीव प्रजक में देखिए कुछ उदाहरण, सजीव सजीव प्रजक मछली के उदाहरण में ध्यान रखिए, जैसे शार्क हो गया, शार्क मछली हुआ, स्टिंगरे हो गया, स्टिंगरे मछली हो गया, विशाल रे मछली हो गया। ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है जी, जो पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। 20 नंबर पे चलिए, क्या है 20 नंबर में प्रश्न साइंस का। और कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट करने में काफ़ी कंजूसी कर देते हैं, लाइक कमेंट करते ही नहीं हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के भीतरी भाग पर कौन सा रंग होता है, तो आपको पता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, जब बारिश का बूंद पर पड़ने वाला सूर्य का किरण जो है 2 बार अपवर्तित होता है। ठीक, तो लाल रंग जो है बाहर की तरफ, लाल रंग कहाँ, तो बाहर की तरफ हो जाता है, और बैगनी रंग जो है अंदर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा था, अंदर का भाग पूछा था। वहीं आपसे एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि प्राथमिक रंग किसका किसका मिश्रण है,
तो आपको ध्यान रख लेना है लाल, हरा और किसका, नीला का प्राथमिक रंग। ठीक, और प्राथमिक रंग को फिर आपस में मिलाइएगा, तब जाके बाद में क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग में फिर क्या क्या आ जाता है, पीला, मैजेंटा और एक पिकॉक नीला, मतलब मोर वाला नीला, पिकॉक नीला। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे की चर्चा करेंगे, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? तो रेक्टिफायर के रूप में किसका करते हैं, डायोड बल्ब का। किसका, डायोड बल्ब का यहाँ पर दिया हुआ ही है। यानी इसके द्वारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिया बढ़ती धारा को किस धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो दिष्ट धारा में। ये कई बार पूछा गया है, पूछ लेता है आपसे कि इसका खोजकर्ता कौन है, डायोड बल्ब का खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है 1904 में फ्लेमिंग ने खोज किया था। किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। ये बात हो गई। उसी तरह से आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि क्या पूछ लेता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये कौन करता है, डायनेमो। रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। और किसका पूछ लेता है आपसे पूछ लेता है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस तरह से लिखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को किससे, विद्युत ऊर्जा में। तो वो कौन परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन। ठीक, और लाउड स्पीकर की अगर वही हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब बोलेगा कि विद्युत से ध्वनि कौन करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा परिवर्तित, तब वो कौन करता है, लाउड स्पीकर। तो ये सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।